संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र के अधीन थी। संयुक्त राष्ट्र यूएन, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग, ये संस्था बनी। कब बनी? 1940 में। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये संस्था बनी। इस संस्था पर बीच में मानवाधिकारों पर के लिए ज्यादा काम नहीं करने का आरोप लगा। तो 15 मार्च 2006 को, कब? 15 मार्च 2006 को एक नई संस्था आ जाती है। आयोग की जगह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ले ली। इस आयोग के स्थान पर कौन आ गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद नामक एक संस्था आ गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आयोग का स्थान किसने ले लिया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। कब? 15 मार्च 2006। इसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है? इस संस्था का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होता है। इस संस्था का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही कुल 47 सदस्य होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश है उन्हीं से चुन के आते हैं कुल 47 सदस्य। और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। तो वहीं पर आ जाते हैं वापस। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक सदस्य का कार्यकाल कितने का होता है? 3 वर्ष का होता है, 3 साल का होता है। ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल सही है। तो पहले का सही उत्तर क्या जाता है? ए आ जाता है 3 साल का। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य कितने होते हैं? 47। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का कार्यकाल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बनी कब? 15 मार्च 2006। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। इसने किसका स्थान लिया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? चलिए, पहले का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? आपके सिलेबस में पर्यावरण और नगरीकरण नामक करके भी चैप्टर है, एक टॉपिक है वहीं से पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण शब्द जो है ये 2 शब्दों की संधि से बना है, परि प्लस आवरण। परि माने हमारे चारों ओर और से ढके हुए, हमारे चारों ओर से ढके हुए जो भी चीजें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब सोचो, हमारे चारों तरफ 2 प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी। एक तो बायोटिक जो कि जैविक चीजें हैं, जैविक मतलब जो जिंदा है, और एक आपको साथ ही अबायोटिक चीजें मिलेंगी जो अजैविक है। क्या आप ये कह सकते हैं भैया वो निर्जीव है? अब आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा एक जैविक घटक नहीं है। भाई जीवित चीजें कौन कौन सी हमारे आसपास? जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव, जीवाणु हो गए, कवक फंगस हो गई, एल्गी शैवाल हो गई, कवक फंगस हो गई, एल्गी हो गई, ये भी तो जीवित होते हैं। उसके अलावा जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे भी क्या होते हैं? ये भी बायोटिक है, इनमें भी जीवन होता है, इनमें भी वृद्धि होती है। तो जीवाणु, कवक, शैवाल, अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सभी हमारे पर्यावरण के बायोटिक अथवा जैविक घटक होते हैं। अब बायोटिक की बात करें तो कौन कौन सी चीज होती है? जैसे वायु, भैया जो हवा होती है इसमें कौन सा जीवन है? वायु, जल, जो जमीन इत्यादि है, खनिज पदार्थ इत्यादि जो होते हैं हमारे आसपास, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अबायोटिक होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये सारे के सारे अबायोटिक होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? ये सारे के सारे अबायोटिक आ जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अबायोटिक कहते हैं। यहीं पर आप 2 शब्द याद रखिएगा। एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र मतलब सिस्टम, जिसे हम लोग इको सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इको सिस्टम भी कहते हैं। इको सिस्टम शब्द जो है ये एजी टेंसले नामक व्यक्ति ने दिया है। किन्होंने दिया है? एजी टेंसले नामक व्यक्ति ने। एक साथ ही शब्द हो जाता है इकोलॉजी। क्या होता है? पारिस्थितिकी विज्ञान बोल देते हैं इसको। पारिस्थितिकी विज्ञान ये विज्ञान है जिसमें इकोसिस्टम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये जो शब्द है ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। ये शब्द किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा था पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, कौन सा नहीं है? वायु। क्योंकि वायु कैसी है? ये अजैविक है, ये अबायोटिक घटक है, इसमें जीवन नहीं होता। बाकी जीवाणु में, कवक में, शैवाल में, इन तीनों में जीवन होता है, ये जैविक घटक है। इसके अलावा जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। जबकि अबायोटिक कौन से होते हैं? एयर, वाटर, जमीन, खनिज पदार्थ इत्यादि। एक और बात याद रखिएगा, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टेंसले ने। और इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? अर्नेस्ट हैकेल ने गढ़ा। तो दूसरे का उत्तर दिया आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, अच्छा क्वेश्चन। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? आंतरिक मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। आंतरिक का मतलब क्या है? देश की सीमाओं के भीतर जो सुरक्षा है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी। जैसे नक्सलियों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, आतंकवादी उग्रवादियों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, दूसरे देशों से सीमा पार वो जिम्मेदारी तो आर्मी इत्यादि की होती है। देश की सीमाओं के भीतर ये किसकी जिम्मेदारी है? तो चाहे साथ ड्रग्स से निपट रहा हो, या उग्रवाद आतंकवाद से निपट रहा हो, उग्रवाद नक्सलवाद आतंकवाद से निपट रहा हो, नक्सलवाद आतंकवाद से निपट रहा हो, आतंकवाद की बात आ जाए, या फिर साथ ही जो अन्य जैसे भाषा संबंधी, भाषा लैंग्वेज संबंधी प्रावधानों की बात हो, या जैसे अपना ये एनएचआरसी होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वगैरह का प्रकार प्रशासन, या जो आईपीएस का नियंत्रण होता है, जो आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी कौन होती है? यही मंत्रालय होता है। अच्छे से याद रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ये गृह मंत्रालय की होती है।
आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ये किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन देश में कहीं पर आपदा आ गई, जैसे मान लेता हूँ जोशी मठ हो या कहीं पर कोई बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को भेजा जाता है। राष्ट्रीय आपदा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ये भी किसके अधीन काम करती है? ये भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। अब ये बताइए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम गृह मंत्री। और वर्तमान गृह मंत्री कौन है? वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर, वर्तमान होम मिनिस्टर कौन है? आंतरिक सुरक्षा देश की सीमाओं के भीतर ड्रग्स हो, उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भाषा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आईपीएस कैडर का कंट्रोल, आपदा प्रबंधन, ये सब किसके अधीन है? ये सब गृह मंत्रालय के अधीन है। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वर्तमान में अमित शाह, गांधीनगर से लोकसभा सांसद अमित शाह जी ये वर्तमान गृह मंत्री है। तो तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य सूचना आयुक्त, आप सभी जानते हैं भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 में आया, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसके तहत केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। एक नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय सूचना आयोग, या जिसे आप केंद्रीय सूचना आयोग कह सकते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। केंद्रीय सूचना आयोग, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग होगा, इसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, प्लस अधिकतम 10 अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सूचना आयुक्त होंगे। ये बात आरटीआई एक्ट 2005 में कही गई। किसमें कही गई? आरटीआई एक्ट 2005 में कहा गया, जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। केंद्र सरकार गठन करेगी किसका? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या सीआईसी का। सीआईसी किससे मिलकर बनेगा? उसमें एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, और अधिक से अधिक अन्य सूचना आयुक्त कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हबीबुल्लाह करके बने, और वर्तमान चीफ, इसको नोट करते चलिएगा, वर्तमान सीआईसी की बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा करके ये इसके वर्तमान सीआईसी है। अब प्रश्न आपका आ जाता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो जब ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, तो 2005 से 2019 तक को 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक। लेकिन 2019 में आरटीआई एक्ट में संशोधन किया गया। आरटीआई एक्ट में क्या किया गया? संशोधन। और इस संशोधन के बाद में अब सरकार पर निर्भर है कि वो कितने वर्ष के लिए किसी सूचना आयुक्त को नियुक्त करेगी। ये सरकार पर निर्भर है, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी वाला आपका बिल्कुल उत्तर है। कोई कार्यकाल निश्चित नहीं। ये किस पर निर्भर करता है? ये सरकार पर निर्भर करता है। चौथे का उत्तर आपको समझ में आ रहा है? मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है? ये 2019 से संशोधन करके बदल दिया गया। अब 5 वर्ष का फिक्स नहीं है, नहीं 3 वर्ष का फिक्स है। अब ये सरकार पर निर्भर है कि वो मुख्य सूचना आयुक्त को कितने वर्ष का कार्यकाल देना चाहती है। जो फिक्स कार्यकाल था उसको 2019 में हटा दिया गया। कब? 2019 में। पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष था। वर्तमान स्थिति यह है कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता। पहले वजाहत हबीबुल्लाह थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, वर्तमान में वाई के सिन्हा। एक याद रखिएगा, जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिक से अधिक 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। एक और बात याद रखिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत सूचना का अधिकार भी शामिल है, प्रेस का अधिकार भी शामिल है। चौथे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। पांचवा, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को क्या कहते हैं? आपके पास एक ईमेल आया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी आई, आप उसे नहीं चाहते थे, अवांछित है, लेकिन वाणिज्यिक है। वाणिज्यिक मतलब कि उसमें किसी चीज का कोई प्रचार है, किसी चीज को खरीदने के लिए। अवांछित मेल भी आप इसे कह सकते हो। इन्हें क्या कहते हैं? मेलवेयर, एडवेयर, स्पैम या वायरस। याद रखिएगा, हानि पहुंचाने वाले जो जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, हानि पहुंचाने वाले, नुकसान करने वाले जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम, उनको मेलवेयर कहा जाता है। इनकी जो मंशा होती है वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होती है। इसमें आपके वायरस भी आ जाते हैं, कंप्यूटर वायरस, इसमें आपके ट्रोजन हॉर्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके साथ ही मेलवेयर में स्पाईवेयर भी आ जाते हैं, जो आपकी सूचना बिना आपकी मर्जी के भेजते रहते हैं, वॉर्म भी आ जाते हैं। ठीक है भैया, ये सारे किसके उदाहरण है? ये मेलवेयर के उदाहरण है। मेलवेयर मतलब नुकसान पहुंचाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम। एडवेयर, जो एड माने एडवर्टाइजमेंट, ये इस प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बिना आपकी मर्जी के बार बार एड दिखाते रहते हैं,
बिना आपकी मर्जी के बार बार एड दिखाते रहते। मान लो आपको सर्च कर रहे थे और आपका क्लिक हो गया किसी एडवेयर पे, वो एडवेयर आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और बार बार आपको स्क्रीन में नीचे साइड में से एड आता है, तो उसे एडवेयर कहते हैं। वायरस ये भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला, ये खुद की कॉपी बनाता रहता है, खुद ही ट्रांसमिट हो जाता है। पूछा है अवांछित वाणिज्यिक ईमेल। तो जब आप ईमेल चेक करते हो तो एक तो होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या कि जिसमें आपके ईमेल प्राप्त होते हैं। आपको ईमेल किसमें प्राप्त होते हैं? इनबॉक्स में प्राप्त होते हैं। और यदि कोई अवांछित या बिना आपकी मर्जी के जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है वाणिज्यिक ईमेल है तो वो किसमें चला जाता है? स्पैम में चला जाता है। उसे स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्पैम कहा जाता है। तो ये आपका जो साइबर क्राइम से संबंधित जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनाया। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को स्पैम कहा जाता है। आप अपनी ईमेल आईडी खोल के देखिए, उसमें एक फोल्डर स्पैम का भी होगा, उसमें बहुत सारे मेल होंगे जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है। पांचवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पांचवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? विमुद्रीकरण याद रखिएगा, भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार। हालांकि स्वतंत्र भारत में केवल 2 बार हुआ है, 3 बार विमुद्रीकरण हुआ। एक बार हुआ 1940 में, एक बार हुआ 1978 में और तीसरी बार 2016। आजाद भारत में तो 2 ही बार हुआ। विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? नोटबंदी। जो नोट है उनको चलने से बंद कर दिया जाता है। अब बात करें 2016 की, याद रखिएगा आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1926 में अंग्रेज सरकार ने एक आयोग बनाया था। वो साहब ने आरबीआई के बनने में बहुत मदद की थी। तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर अंग्रेज सरकार कानून लेकर आई जिसे आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 से रुपए 5 करोड़ की पूंजी से, कितने? 50 मिलियन, 5 करोड़ की पूंजी से, रुपए 5 करोड़ की पूंजी से ये आपका शुरू हो जाता है। रुपए 5 करोड़ की पूंजी से आरबीआई शुरू हो जाता है। कब से? 1 अप्रैल 1935 से। इसके जो पहले गवर्नर बनते हैं, इसके जो प्रथम गवर्नर बनते हैं वो ऑसबॉर्न स्मिथ बनते हैं। कौन बनते हैं? ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर। प्रथम भारतीय की बात करें, इसका प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब थे। तो पहले ये प्राइवेट बैंक था, सरकार की बहुत कम हिस्सेदारी थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया आजादी के बाद में, राष्ट्रीयकरण। तब से लंबे समय तक बेनिगल रामाराव इसके गवर्नर रहे। वर्तमान में 25वें शक्तिकांत दास है। 25वें कौन से? शक्तिकांत दास। और 24वें जो थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इन्होंने साथ ही 4 सितंबर को कार्यकाल संभाला। और 2016 की नोटबंदी ये कब हुई? 9 नवंबर रात 8 बजे, सॉरी 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे, 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे। तो शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। अच्छे से याद रखिएगा बच्चा, उर्जित पटेल ये वो व्यक्ति हैं जो नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर थे। नोटबंदी के समय 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को 2 महीने पहले इन्होंने कार्यभार संभाला था। उर्जित पटेल 23वें, 22वें रघुराम राजन, 21वें डी सुब्बा राव और 25वें कौन से हो जाते? 25वें कौन से हो जाते? शक्तिकांत दास। ये चीज समझ में आई? अभी तक भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका? थोड़ा तेजी से उत्तर लिखिए कमेंट्स में। भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है? जल्दी लिखिए, कितनी बार हो चुका है? 3 बार। आजाद भारत में कितनी बार हो चुका विमुद्रीकरण? स्वतंत्र भारत में 2 बार। पहली बार कब हुआ? 1940, दूसरी बार 1978, तीसरी बार 2016। 2016 का 8 नवंबर 2016 को उर्जित पटेल उस समय 24वें गवर्नर थे आरबीआई के। आरबीआई में गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के एक्ट के तहत आरबीआई 1934 प्रारंभिक पूंजी कितने रुपए की थी? 5 करोड़ की। अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1935। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, सबसे लंबा कार्यकाल बेनिगल रामाराव। तो अच्छे से याद रखिएगा। छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 7वां, जीएसटी जब लागू किया गया इसमें कौन सा टैक्स शामिल नहीं किया गया था? इसमें कौन सा टैक्स शामिल नहीं किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये भी आपका एक टॉपिक है। इन टॉपिकों को पढ़ के नहीं जाते तो 37-38 में से क्वेश्चन करके आते हो, 14 12 2-4 उत्तर गलत हो जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101वें के तहत 1 जुलाई 2017 से लागू, 1 जुलाई 2017 से लागू है, 1 जुलाई 2017। इसमें जो टैक्स शामिल किए गए वो कुछ टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और कुछ टैक्स किसके थे? स्टेट गवर्नमेंट के थे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक्साइज को हटा दिया गया। जो एक सर्विसेज टैक्स लगाती थी
सेवा कर करके होता था, उसे हटा दिया गया, उसे हटा दिया गया, उसे हटा दिया गया। इसी प्रकार स्टेट वाले में देखोगे तो एक तो साथी सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर को हटा दिया गया, केंद्रीय बिक्री कर, वैट को हटा दिया गया, केंद्रीय बिक्री कर, वैट को हटा दिया गया। इसके अलावा जो मनोरंजन टैक्स होते थे उनको हटा दिया गया, मनोरंजन टैक्स, लग्जरी टैक्स। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मनोरंजन टैक्स राज्य सरकार ने वो तो हटा दिया जो वो खुद लेती थी, लेकिन जो स्थानीय सरकारें लेती हैं, स्थानीय निकाय जो मनोरंजन टैक्स लेती हैं, जैसे कि स्थानीय निकाय कौन सा लेती है, जैसे एमसीडी होती है, नगर पालिका होती है, ये भी जो हॉल, सिनेमा हॉल इत्यादि होते हैं या मेले इत्यादि होते हैं, उन पर मनोरंजन टैक्स लगाती है। तो इस वाले को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। इसे छोड़कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, कई प्रकार के और एडिशनल चार्ज, ये सारे के सारे केंद्र सरकार के, केंद्रीय बिक्री कर, वैल्यू एडिशन टैक्स, कई प्रकार के लग्जरी और मनोरंजन टैक्स जो राज्य सरकार लेती थी, इन सबको मिलाकर जीएसटी में ला दिया गया। लेकिन जो लोकल बॉडीज होती थी, जो स्थानीय निकाय होते थे, ये जो मनोरंजन कर लगाते थे, वो आज भी अलग से लगाया जाता है, जीएसटी के अलग। तो डी वाले को जीएसटी में समाहित नहीं किया गया था, ध्यान दीजिएगा, डी वाले को जीएसटी में समाहित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? जीएसटी से पहले 10-12 टैक्स हुआ करते थे, 6-7 तो केंद्र सरकार के, 6-7 राज्य सरकार के, उन सबको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया, वस्तु एवं सेवा कर, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर। अब जब आप कई सारे टैक्सों को मिलाओगे तो पूछेगा ना कौन सा था इसमें शामिल, कौन सा नहीं है। तो जो लोकल बॉडीज होती है, जो स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे एमसीडी, जैसे नगर पालिका, ये तो आज भी मनोरंजन टैक्स अलग से लगाती है। केवल और केवल राज्य सरकार जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी, उसे जीएसटी में मिला दिया गया। स्थानीय निकायों द्वारा मनोरंजन कर, ये आज भी अलग से लगाया जाता है। तो 7वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, ये जीएसटी में शामिल नहीं है, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। 8वां, G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है? G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है? G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है? G20 करके एक संस्था होती है, वही आपसे पूछा है, इसमें साथी कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए भाई, ये सितंबर 1999 की बात है, 1999 में इसका गठन किया गया, सितंबर 1999 में। इसका कोई सचिवालय है क्या? याद रखिएगा, इसका कोई सचिवालय नहीं है, इसका कोई अपना सचिवालय नहीं है, जहां से इसका मैं कहूं कि हेडक्वार्टर, इसका कोई अपना सचिवालय नहीं है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर। 19 देश और एक संगठन, इसमें 19 तो देश है और एक यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में खुद से 27 देश होते हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। अब पूछा है आपसे इसमें कि इनमें साथी कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वेश्चन आपसे पूछा इनमें कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है। आप ये भी जानते हैं 1 दिसंबर 2023 से अध्यक्षता भारत के पास है, भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से, 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत के पास। 2023 में जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन उस सितंबर के महीने में, सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित होगा। सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित होगा? दिल्ली में आयोजित होगा। 1 दिसंबर 2022 से अध्यक्षता भारत के पास। भारत ने इसकी थीम क्या रखी है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। महा उपनिषद करके उपनिषद होता है, वहां से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर करके ये इसकी थीम रखी गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2023 का 18वां, 2023 का 18वां। अब आप पे आ जाता है साथी, इसका कौन सा देश शामिल है या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश शामिल नहीं है। तो कुछ इसको ऐसे याद करो, डबल ए फिर बी आ गया, फिर डबल सी सी आ गया, डबल ए बी डबल सी सी, एफ जी ट्रिपल आई, एफ जी ट्रिपल आई, एफ जी ट्रिपल आई। कितने हुए? 3 2 5 3 8 और 2 10, ट्रिपल आई हो गया, एफ जी ट्रिपल आई। उसके बाद में जे एम ट्रिपल एस, जे एम ट्रिपल एस, जे एम ट्रिपल एस, आर आर जे एम ट्रिपल एस, आर जे एम ट्रिपल एस आर, टी डब्ल्यू, ये कुल मिलाकर इसके 20 हो जाते हैं। अब मैं इसका आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। G20 का पक्का पूछेगा कौन है कौन नहीं है। अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील चीन, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील चीन कनाडा, ब्राजील चीन कनाडा, फ्रांस जर्मनी, यूरोपियन यूनियन में भी है, अलग से भी है, इंडिया इंडोनेशिया इटली, इंडिया इंडोनेशिया इटली, जापान जापान जापान, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस हो जाता है, रूस हो जाता है, दक्षिण कोरिया चीन कनाडा, दक्षिण कोरिया चीन कनाडा, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका। तब इसमें कई सारे आपको याद हो गए, क्योंकि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब इसमें एक बार इसका अध्यक्षता की थी, तो सऊदी अरब वहां से याद हो जाएगा। इंडोनेशिया 2021 में, 2022 में अध्यक्षता थी, वहां से याद हो गया। सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया
और एक हो जाता है आपका सऊदी अरब, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। अगर हम लोग ब्रिक्स के देशों की बात करें, ब्रिक्स देशों की बात, ब्राजील इसमें भी है, ब्राजील यहाँ पे भी है, दक्षिण अफ्रीका वहां पे भी है, यहाँ पर भी है, चीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, भारत भी है, रूस भी है। तो याद रखिएगा ब्रिक्स के पांचों देश जो है वो G20 का भी हिस्सा है। ब्रिक्स के पांचों देश ये G20 का भी हिस्सा है। ब्रिक्स के पांचों देश, चीन, कनाडा, पिछली बार दोनों के राष्ट्रपति में लड़ाई हुई थी इंडोनेशिया में। ब्राजील ब्रिक्स से याद कर लेना, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, एम से हो जाता है मेक्सिको, एम से क्या हो जाता है मेक्सिको, साउथ से एस से दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका, आर से रूस, यू से यूनाइटेड किंगडम, यू से अमेरिका। तो 1999 में स्थापना, इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन था, जो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन था वो 2008 में अमेरिका में हुआ। 2008 अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में। अभी 18वां होगा कहां पर, भारत में। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब आ जाते हैं, अब बताइए कौन सा देश शामिल नहीं है, कौन सा देश शामिल नहीं है, सभी उत्तर दीजिए बेटा। अभी 1 फरवरी से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रक्षा शुरू होगा। G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन भी शामिल है, बिल्कुल सही। जापान भी शामिल है, बिल्कुल सही। दक्षिण कोरिया भी शामिल है, बिल्कुल सही। सिंगापुर शामिल नहीं है। इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं है? सिंगापुर शामिल नहीं है। 8वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 8वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कनाडा, रूस, ब्रिक्स के तो 5 हो जाते हैं। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, जापान, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, तुर्की, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। सिंगापुर G20 का हिस्सा नहीं है। क्या G20 के पास खुद का कोई सचिवालय है? क्या G20 के पास खुद का कोई सचिवालय है? कोई सचिवालय नहीं है इनका। चलिए आगे चलते। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? उपनिषदों का और भगवत गीता का, उपनिषदों का और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? उपनिषद, याद रखिएगा 108 उपनिषद बताए गए, जिनमें से रेलवे कहती है 11 प्रमुख है, शंकराचार्य कहते हैं 10 प्रमुख है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठकर। यह भारतीय दर्शन शास्त्र का स्रोत है। भारत की फिलॉसफी जो है उसका स्रोत है हिंदू फिलॉसफी का। भगवत गीता, उपनिषद दोनों का इन्होंने ही किया है, दोनों का इन्होंने। देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, अकबरनामा आईने अकबरी करके। दारा शिको इसने उपनिषदों को सिर ए अकबर कहा। क्या कहा? सिर ए अकबर। दारा शिको ने सिर ए अकबर नाम से, दारा शिको ने ही भगवत गीता का। अब्दुल कादिर बदावी ने, इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदावी ने, और फैजी के साथ मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया रज़मनामा नाम से, युद्ध की पुस्तक रज़मनामा नाम से। तो अब्दुल कादिर बदावी ने, इसने रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया संस्कृत से, इसने फैजी के साथ मिलकर महाभारत का भी संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया है। महाभारत का नाम रखा फारसी में रज़मनामा, रामायण का रामायणी, फारसी में अब्दुल कादिर बदावी ने, किसके साथ मिलकर? फैजी के साथ मिलकर। अबुल फजल आईने अकबरी, दारा शिको उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया सर ए अकबर नाम से, इसी ने भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किया था। तो 9वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिको। 10वां, कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है? इनमें से किन्हें पहली बार भारत रत्न नहीं दिया गया, उसके अगले साल दिया गया? याद रखिएगा 1954 में पहली बार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न 1954 में दिया जाना शुरू हुआ है। अभी तक 48 लोगों को मिल चुका। पहले जो 3 व्यक्ति थे जिन्हें 1954 में दिया गया, उनकी ट्रिक होती है RRR, जैसे सीवी रमन, श्री राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन। इन तीनों को मिला 1954 में। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, इनको पहला भारत रत्न नहीं दिया गया था, इन्हें 1955 में भारत रत्न मिला है। तो एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इन तीनों को 1954 में मिल चुका है। अभी तक कुल 48 लोगों को, पहली महिला इंदिरा गांधी, पहले विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान, सबसे युवा सचिन तेंदुलकर, इकलौते खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। कुल 48 लोगों को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू को पहला नहीं दिया था, 1955 में मिला था। बाकी RRR, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, इन तीनों को 1954 में जो पहली बार भारत रत्न दिए गए थे वो मिला था। 10 का उत्तर डी। प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था? फीफा पुरुष वर्ल्ड कप, जो फीफा है यह फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कई जगह एसोसिएशन फुटबॉल भी कहते हैं, सॉकर भी कहते हैं। 1904 में संस्था का गठन हुआ। वर्तमान जूरिक नामक शहर में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के जूरिक में इसका हेडक्वार्टर। कहां पर? स्विट्जरलैंड के जूरिक में ये फीफा का हेडक्वार्टर है। 1930 से फीफा ने पुरुष वर्ल्ड कप शुरू किए, मेंस वर्ल्ड कप। 1930 में जो पहला था वो उरुग्वे में आयोजित हुआ। याद रखिएगा होस्ट में उरुग्वे और विजेता भी कौन था? उरुग्वे। पहला उरुग्वे ने जीता, आयोजित भी उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मोंटेवीडियो इसकी राजधानी, पेस्टो मुद्रा, वहां पर पहला हुआ। उसके बाद में 1934, 1938 ये इटली और फ्रांस में। फिर कुछ साल नहीं हुआ वर्ल्ड वार 2 की वजह से, 1950 में फिर हुआ।
तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप ये उरुग्वे में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? उरुग्वे में आयोजित हुआ। किस साल? 1930 में। विजेता भी कौन था? उरुग्वे ही विजेता था। अब आगे आकर लेते हैं, जो 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप था ये कतर में आयोजित हुआ। कहां पर? कतर। कतर जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, कतर। इसका फाइनल ये 18वां, ये 22वां था। ये कौन सा था साथी? ये 22वां था। ये फीफा का 22वां पुरुष वर्ल्ड कप था, कतर में आयोजित हुआ। पहले नंबर पर कौन रही? अर्जेंटीना। फाइनल 18 दिसंबर लुसेल स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना किसने हराकर? फ्रांस को 4-2 पेनल्टी से हराकर। तीसरे नंबर पर रही क्रोएशिया की टीम। तीसरे नंबर पर क्रोएशिया की टीम। और चौथा स्थान रहा मोरक्को। चौथा स्थान क्या रहा? मोरक्को। जियानी इन्फेंटिनो करके एक व्यक्ति है, ये फीफा का मुखिया है। वर्तमान फीफा का जो हेड है, मुखिया है, वो जियानी इन्फेंटिनो करके है। जियानी इन्फेंटिनो। आप में से कोई बताएगा 2026 का फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा? 2026 का फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा? मेंस वर्ल्ड कप। तो 3 देश साथ मिलकर, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका, ये 3 देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे साल 2026 में। मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। 11 का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है। पहला फीफा पुरुष वर्ल्ड कप ये उरुग्वे में आयोजित हुआ। मोंगला बंदरगाह ये किस देश में स्थित है? मोंगला बंदरगाह ये किस देश में स्थित है? श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। देखिए श्रीलंका की हो जाती है हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका की हो जाती है कोलंबो बंदरगाह। कोलंबो बंदरगाह ये दोनों बंदरगाह किसकी है? श्रीलंका की। ईरान की हो जाती है चाबहार, जिसे भारत ने जापान के साथ मिलकर बनाया। चाबहार। चाबहार पर भी शहीद बेहस्ती पोर्ट, शहीद बेहस्ती टर्मिनल ये भारत ने बनाया है। शहीद बेहस्ती टर्मिनल किसने बनाया? भारत ने बनाया। पाकिस्तान का हो जाता है ग्वादर। ग्वादर, कराची बंदरगाह। ग्वादर और कराची बंदरगाह। ईरान का चाबहार भी होता है। ईरान का बंदर अब्बास भी होता है। बंदर अब्बास करके भी है। तो याद रखिएगा, मोंगला बंदरगाह किस देश में? ये बांग्लादेश में स्थित है। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। यहीं पर चटगांव बंदरगाह भी स्थित है। यहीं पर मोंगला बंदरगाह भी स्थित है। यहीं पर पायारा बंदरगाह भी स्थित है। पायारा बंदरगाह। तो अच्छे से याद रखिएगा, मोंगला बंदरगाह ये किस देश में? बांग्लादेश। बीएसएफ भारत बांग्लादेश बॉर्डर की चौकीदारी करती है, सीमा रक्षा करती है। और एक और चीज, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। बांग्लादेश सार्क का भी सदस्य है। बांग्लादेश बिम्स्टेक और सार्क दोनों का सदस्य है। बांग्लादेश न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी सदस्य है। एक और चीज, बांग्लादेश में भारत से 3 यात्री ट्रेन जाती है, पैसेंजर ट्रेन जाती है। मिताली जो हाल ही में शुरू हुई है, बंधन और मैत्री। सबसे पहली मैत्री, फिर बंधन और मिताली। 12 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की कुल संख्या कितनी है? अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में इसकी स्थापना हुई। 1945 में हेग, नीदरलैंड के हेग शहर में इसका मुख्यालय है। नीदरलैंड के हेग शहर में इसका मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नीदरलैंड के हेग शहर में। कहां पर भैया? नीदरलैंड के हेग शहर में। याद रखिएगा, जजों की संख्या होती है 15। इसमें कितने जज होते हैं? 15। जबकि प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। एक जज का कार्यकाल 9 साल होता है। सुन लीजिए, जो जजों की संख्या है वो है 15। जजों की जो संख्या है वो है 15, जबकि कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष हो जाता है। तो जजों की संख्या पूछिए आपसे, टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15, जबकि उनका टेन्योर या टर्म 9 वर्ष का। बना था 1945। कहां पर? हेग। नीदरलैंड की राजधानी तो एम्स्टर्डम हो जाती है, मुद्रा यूरो। हेग इसका एक शहर है। हेग शहर में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ये यूनाइटेड नेशन से अलग एक संधि पर काम करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी भी बोल देते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये भी हेग में, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी नीदरलैंड के हेग शहर में। दोनों अलग अलग है, लेकिन इनका मुख्यालय कहां पर है? दोनों का मुख्यालय एक ही शहर में। तेरह का उत्तर क्या आपका बिल्कुल सही है। पोर्ट लुइस इनमें से किसकी राजधानी है? पोर्ट लुइस इनमें से किन की राजधानी है? एक तरफ मैं राजधानी लिख दे रहा हूं और एक तरफ इन देशों की मुद्रा। पोर्ट लुइस बतानी है आपको। एक तरफ क्या लिख दे रहा हूं? इनकी मुद्रा। तो देखिए, फिजी की बात करूं तो राजधानी हो जाती है सोआ। फिजी प्रशांत महासागर में पड़ता है। किसमें? प्रशांत महासागर में। काफी संख्या में यहाँ पर भारतीय रहते हैं। भोजपुरी इत्यादि बोली जाती है। फिजी की मुद्रा हो जाती है फिजियन डॉलर। सेशेल्स इसकी राजधानी हो जाती है विक्टोरिया। विक्टोरिया ये भी द्वीप देश है, आइलैंड कंट्री है। इसकी राजधानी हो जाती है सेशेलन रुपया। ये किसमें पड़ता है? हिंद महासागर में। कहां पड़ता है? हिंद महासागर। आपसे ओशियंस का नाम भी पूछ सकता है। मेडागास्कर इसकी राजधानी हो जाती है अंतानानारिवो। अंतानानारिवो क्या हो जाती है? अंतानानारिवो ये इसकी राजधानी है। ये भी कहां पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ता है। हिंद महासागर में, अफ्रीकी महाद्वीप में। इसकी मुद्रा हो जाती है मेलागेसी अराइरे। अराइरे करके क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा हो जाती है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस।
और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? मॉरिशियन रुपया। हमसे क्या पूछा था? पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? अच्छे से याद रखिएगा, मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस भी कहां पर पड़ता है? ये भी हिंद महासागर में पड़ता है, ये भी इंडियन ओशन में पड़ता है, हिंद महासागर में पड़ता है। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी, मुद्रा रुपया। मेडागास्कर की अंतानानारीवो एरियरे, सेशल्स की विक्टोरिया, रुपया मुद्रा, ये भी हिंद महासागर में पड़ता है। फिजी की मुद्रा डॉलर, फिजी राजधानी हो जाती है सुबा, फिजी की राजधानी क्या हो जाती है? सुबा, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो 14 का सही उत्तर क्या है? ए आपका बिल्कुल सही है। 14 का सही उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। 15 अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा रचित पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? देखिए, अबुल कलाम आजाद जी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अल हिलाल अखबार निकलता था इनका, अल हिलाल समाचार पत्र से संबंधित। कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी, आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। इनकी एक पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। फिर से याद कर सकते हो, फ्रीडम माने आजादी, इनके नाम में भी आजादी है। चलिए, अबुल कलाम आजाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने पुस्तक लिखी इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, एंड ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी करके ये तो इनकी बायोग्राफी है, आत्मकथा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेटर्स टू डॉटर करके ये भी इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों का समूह है। याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी। ये 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। 15 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सिल्वी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सिल्वी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सिल्वी कल्चर कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? वन संवर्धन, मधुमक्खी, मत्स्य, सिल्क। देखिए, मत्स्य की बात करोगे तो ये हो जाता है फिशी कल्चर। मछली उत्पादन की बात करोगे तो क्या जाएगा? फिशी कल्चर। मत्स्य उत्पादन, फिशी कल्चर। सिल्क उत्पादन की बात करोगे तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। सिल्क की बात करोगे तो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। सिल्क, कोकून, कीड़ा इत्यादि का पालन। मत्स्य, मछली की बात करोगे, फिश प्रोडक्शन, फिशी कल्चर। मधुमक्खी के द्वारा शहद पालन की, मधुमक्खी पालन करके शहद उत्पादन की बात करोगे तो एपी कल्चर। इसे क्या बोलेंगे? एपी कल्चर बोलेंगे, एपी कल्चर। सिल्वी कल्चर में साथ ही वन लगाए जाते हैं, फॉरेस्ट, वन उत्पादन, वन लगाए जाते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं पेड़ों की खेती की जाती है, पेड़ों की खेती। सिल्वी कल्चर पेड़ों की खेती होती है, डी आपका बिल्कुल सही है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? पेड़ों की खेती से संबंधित है, डी आपका बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर सिल्क, फिशी कल्चर मछली, एपी कल्चर मधुमक्खी, पेड़ों की खेती, ये सिल्वी कल्चर में आती है। तूर दाल ये किस मौसम की फसल है? तूर दाल ये किस मौसम की फसल है? बताइए। रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद। तो जायद में हो जाता है जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी। उड़द की दाल भी हो जाती है कभी कभी, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि, ये जायद की फसलें हैं, जायद की फसलें। चलिए भैया, रबी की बात करोगे तो रबी की फसल हो जाती है गेहूं, गेहूं, जौ, चना, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, सरसों, सरसों, मसूर। चलिए, याद रखिएगा, तूर दाल जो होती है, अरहर की दाल को तूर दाल कहते हैं। इसकी दाल को अरहर जो होती है, अरहर की दाल को। तो अरहर हो गया, बाजरा हो गया, अरहर, बाजरा, पेड़ी, धान, ज्वार, धान, ज्वार, ये सारी की सारी जो होती है, ये खरीफ की फसलें होती हैं। तो अरहर, बाजरा, धान, ज्वार, कपास। अरहर की दाल को तूर की दाल भी कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। तूर दाल खरीफ मौसम की फसल है। अरहर की दाल को ही तूर दाल भी कहते हैं, अरहर की दाल को ही तूर दाल भी कहते हैं। मक्का, मक्का भी याद रखिएगा, खरीफ की फसल है। मक्का भी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। रबी की गेहूं, जौ, चना, सरसों। जायद की हो जाती है खीरा, तरबूज, ककड़ी। जायद की कौन से हो जाते हैं भैया? खीरा, तरबूज, ककड़ी। जो मसूर की बात करें तो मसूर भी याद रखिएगा, रबी की फसल है। मसूर की दाल भी रबी की फसल। 17 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। ये प्रश्न संख्या 17 आपकी समझ में आया? प्रश्न संख्या 17 आपकी समझ में आया? या आप इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? कृष्ण जी, आपको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आना होगा, वहां पर आपको बच्चे लेना होगा। 18 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यदि भारत की बात करें तो भारत विश्व की भूमि का, विश्व क्षेत्रफल का, जितना भी दुनिया का एरिया है उसका केवल 2.4%। लेकिन 2011 में देखें तो लगभग 17.5, वर्तमान में तो 17.7 के आसपास यह जनसंख्या, जनसंख्या भारत 2.4% में। तो विश्व क्षेत्रफल का 2.4 और जनसंख्या का लगभग 17.5। प्रत्येक छठा आदमी भारत में रहता है।
इसी प्रकार जब आप भारत की उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश जो है अपना वो जनसंख्या में प्रथम स्थान है। जनसंख्या में क्या है? प्रथम स्थान। क्षेत्रफल में हो जाता है चौथा स्थान। क्षेत्रफल में क्या जाता है? चौथा स्थान। जनसंख्या में पहला, क्षेत्रफल में चौथा। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इसका गठन हुआ। विधानसभा की 100, विधान परिषद की 100, विधानसभा की 403, विधानसभा की 403। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का उस समय के हिसाब से लगभग 16.5%। कितने परसेंट? लगभग 16.5%। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या का 16.5%। अब जो नई जनगणना आएगी 16वीं 2021 वाली, तब आप देखोगे थोड़ा और बढ़ चुका होगा। जनसंख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। कितने प्रतिशत जनसंख्या? मतलब हर प्रत्येक 100 में से 16 व्यक्ति ये भारत में रहते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 18 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। जनसंख्या में पहला स्थान, क्षेत्रफल में चौथा स्थान। जनसंख्या में पहला, क्षेत्रफल में चौथा। हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था? बात 1948 की है। कब की है? 1948। पुलिस कार्रवाई के जरिए, किसके जरिए साथी? 71 के युद्ध में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, ये कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा हमला। कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा हमला। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। नौसेना द्वारा हमला, कमर तोड़ दी थी पूरी। इसीलिए 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए, हैदराबाद रियासत से संबंधित कौन सा है? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत। ये 1984 सियाचिन ग्लेशियर को हमने अपने कब्जे में लिया। सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा लेने में, मतलब कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, कपड़े वगैरह खरीद रहा था ज्यादा ठंड में जाने के लिए। भारत को पता चला और हमने ऑपरेशन मेघदूत से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों को खदेड़ा। अच्छे से याद रखिएगा। 19 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑपरेशन पोलो, इसके तहत हैदराबाद रियासत का विलय भारत में किया गया। भारतीय मानक समय रेखा ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा, आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो ये लाइन है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, पूर्वी देशांतर से, जो मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज के पास, यहां से हमारा भारतीय मानक समय लिया जाता है। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो CSIR की कार्यशाला है दिल्ली, वो भारतीय मानक समय को बनाए रखने का कार्य करती है। अब ये जो रेखा है 82.5 डिग्री वाली, ये किस किस से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा साथी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अच्छे से याद रखिएगा, ये भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। UNCOA, ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से होकर गुजरती है और साथ ही आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री। और हम लोग GMT से कितने आगे? GMT से 5.5 घंटे आगे। GMT से 5.5 घंटे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र। बिहार से होकर नहीं गुजरती, बिहार से होकर नहीं गुजरती। अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये बिहार से होकर नहीं गुजरती। चीनी का रोजा ये कहां पर है? ये एक मकबरा है, मकबरा। चीनी का रोजा एक मकबरा है। मकबरा समझते ना? कब्रिस्तान, मकबरा म्यूजियम है, आगरा, नई दिल्ली, वाराणसी, अजमेर। चीनी का रोजा, यहीं पर आपको कांच महल मिलेगा। इसी स्थान पर आपको कांच महल मिलेगा। इसी स्थान पर एतमादौला का मकबरा मिलेगा। एतमादौला का मकबरा मिलेगा। इसी स्थान पर एतमादौला का मकबरा मिलेगा। यहीं पर आपको ताजमहल मिलेगा। यहीं पर आपको ताजमहल, यहीं पर जहांगीरी महल, यहीं पर नगीना मस्जिद मिलेगी। यहीं पर क्या मिलेगी? नगीना मस्जिद। कांच महल, एतमादौला का मकबरा, ताजमहल, नगीना मस्जिद, ये सब कहां मिलेंगे? यहीं पर आपको अकबर का मकबरा मिलेगा। यहीं पर आपको अकबर का मकबरा मिलेगा। यहीं पर आपको अकबर का मकबरा। अच्छे से याद रखिएगा, चीनी का रोजा ये आगरा में स्थित है। चीनी का रोजा कहां पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। आगरा में और क्या क्या चीज है? ताजमहल, अकबर का मकबरा, एतमादौला का मकबरा जिसे बीबी ताज कहा जाता है, ताजमहल, आगरा का लाल किला, नगीना मस्जिद, आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद, जहांगीरी महल, ये सब कहां पर स्थित है? ये सारे के सारे मरियम उज जमानी का मकबरा, जोधाबाई का मकबरा, ये सब आगरा में स्थित है। भारत की संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोविंशियल कमेटी जो थी भारतीय संविधान सभा की, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके संबंध कौन से? उसके मुखिया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, प्रथम स्थायी अध्यक्ष अंत तक यही रहे राजेंद्र प्रसाद जी। ये झंडे पर, ध्वज पर हेड ऑफ कमेटी के अध्यक्ष भी थे। हेड ऑफ कमेटी के अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये प्रांतीय संविधान समिति के साथ साथ जो फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यक से संबंधित समिति थी, अल्पसंख्यक समिति थी, उससे हेड भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यूनियन संविधान की बात करें, संघ संविधान की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के अध्यक्ष ये थे बाबा साहब। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब, मसौदा कमेटी के साथ अध्यक्ष। तो अच्छे से याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे, ये अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों पर समिति के अध्यक्ष भी
की जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। बाबा साहब मसौदा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, ये ध्वज पर जो एडॉक कमेटी थी उसके अध्यक्ष, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। क्लियर है भाई? इसका उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंच सिद्धांतिका पुस्तक ये किसके द्वारा? पंच सिद्धांतिका पुस्तक, इसमें साथी वशिष्ठ सिद्धांत है। इस पुस्तक में क्या क्या है? वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य रोमक पोलिस, सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांत मतलब सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पोलिश सिद्धांत, पोलिश सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, पितामह सिद्धांत। तो सूर्य रोमक पोलिश पितामह, ये पांचों वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोनों ही चंद्रगुप्त II के दरबार में थे। ये वराहमिहिर के द्वारा रचित पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। तो इसका उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यहीं पर बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय की याद में। ये इल्तुतमिश के द्वारा राजस्थान के नागौर में बनाई गई अतारकीन दरवाजे की नकल है। बुलंद दरवाजा, यहीं पर इबादत खाना, यहीं पर क्या जाता है? इबादत खाना, यहीं पर इबादत खाना, यहीं पर बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, यहीं पर पंचमहल, यहीं पर कौन सा है साथी? पंचमहल हो जाता है। बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, पंचमहल, ये सब कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। ये सब कहां पर है साथी? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिनके आशीर्वाद से शहजादे सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म हुआ था। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, पंचमहल, ये सब भी कहां पर स्थित है? ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल इत्यादि भी ये कहां पर स्थित है? ये नौबत खाना, बीरबल का घर, पंचमहल, जोधाबाई महल, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 24 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम ये बताइए। जो विटामिन बी होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इसमें कितने विटामिन होते हैं? तो याद रखिएगा, जो विटामिन बी है इसमें 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। कितने? विटामिन ए, विटामिन B1 थायमिन से लेकर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 जिसे आप लोग निकोटीन भी कह देते हैं, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, तो B5 जो हो जाता है पेंटोथेनिक, B2 राइबोफ्लेविन, बायोटिन, B7, B9 फोलिक एसिड, B1 थायमिन, जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? साइनोकोबैलामिन। इसका नाम क्या हो जाता है? साइनोकोबैलामिन। इसका नाम हो जाता है साइनोकोबैलामिन। राइबोफ्लेविन B2, पेंटोथेनिक अम्ल B5, पायरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, B9 को फोलिक एसिड भी कह देते हैं, B9 को फोलिक एसिड भी कह देते हैं, B1 को थायमिन कहा जाता है, B1 को थायमिन कहा जाता है, B1 को थायमिन, B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी में, और साइनोकोबैलामिन ये विटामिन B12 कोबाल्ट होता है, B7 बायोटिन, B5 पेंटोथेनिक, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरिडॉक्सिन, B1 थायमिन, B9 फोलिक एसिड। क्लियर है? चलिए अब मुझे ईमानदारी से बताइए आपका स्कोर कितना है?